ये तो असद को होगी है। चलो असद को नुमान, हाँ जी अब हुई है। जी नुमान सब सर हो की गया। रिकॉर्डिंग आ रही सी। अच्छा, इस तरह परमिशन भी देनी है, ठीक है अलाउ करके, तो पहले नहीं था। तो सर पहले ऑफ थी। अच्छा ठीक, ओके जी। हमने लास्ट टाइम इंटरफेस स्टाइल्स देखे थे, और इंटरफेस स्टाइल्स में हमने लास्ट टाइम कमांड बेस्ड इंटरफेस स्टाइल पढ़ लिया था। और अब डिफरेंट मेन्यू बेस्ड है, बट मेन्यू बेस्ड को भी हम बाद में देखते हैं। पहले ज़रा फॉर्म फिल इंटरफेस स्टाइल को देख लेते हैं कि फॉर्म फिल इंटरफेस स्टाइल क्या कहता है। पहले एक चीज़ ये हमेशा याद रखनी है कि फॉर्म फिल इंटरफेस स्टाइल किस किस तरह की एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल होगा, ठीक है। जिस तरह हम कह रहे थे ना कि प्रोसेस मॉडल जो है किस तरह का सिनेरियो या प्रॉब्लम रिक्वायरमेंट आपको किस तरह की मिलती है, तो आप उसके लिए आप एक इंटरफेस स्टाइल को चूज करते हैं। तो इसके लिए भी फॉर्म फिल इंटरफेस स्टाइल के लिए भी ऐसे ही है कि आप जिस तरह हमने कहा कि अगर आपको रिक्वायरमेंट्स क्रिस्टल क्लियर है तो आप वाटरफॉल को अप्लाई करते थे। जब रिक्वायरमेंट्स अनक्लियर होती हैं तो आप जो है वो प्रोटोटाइपिंग को इस्तेमाल करते हैं। जब की प्रोजेक्ट्स हों तो स्पाइरल मॉडल होते हैं, और जिस तरह मर्जी की प्रोजेक्ट नेचर का हो तो रफ रफ प्रोसेस मॉडल। इसी तरह फॉर्म फिल इंटरफेस स्टाइल, जिस तरह मैंने कमांड प्रॉम्प्ट बेस्ड इंटरफेस स्टाइल कहा कि अगर आपकी एप्लीकेशन कोई सिक्योरिटी बेस्ड की है या सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, जो भी आप फाइल डिस्बर्समेंट के लिए, फाइल सेंडिंग और रिसीविंग पर्पस के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप कमांड प्रॉम्प्ट सूट करता है आपको। नेटवर्किंग एनवायरनमेंट में जो सर्वर मोड होता है, सर्वर साइड जो होती है, वो ज़्यादातर जो है वो कमांड प्रॉम्प्ट बेस्ड ही मोड में इनेबल किया जाता है। ग्राफिकल मोड भी ईजी होता है, बट कमांड प्रॉम्प्ट मोड में इसलिए इनेबल रखा जाता है सो दैट अनऑथराइज्ड एक्सेस उसमें ना आ जाए। तो इसी तरह फॉर्म फिल इंटरफेस स्टाइल जिस तरह मर्जी की आपकी एप्लीकेशन हो, आपकी आप एक वेबसाइट बना रहे हैं, या आपने एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाई है, या आप एक एंड्रॉयड बेस्ड स्मार्टफोन्स के लिए बना रहे हैं, आईओएस के लिए, जिस तरह मर्जी की एप्लीकेशन बनाई हो आपने, तो वो फॉर्म फिल इंटरफेस स्टाइल जो है उसमें हमेशा इस्तेमाल होता ही होता है, चाहे जो मर्जी आप कर लें। आपने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म बनाना है, साइन अप का फॉर्म बनाना है, एम्प्लॉय की रजिस्ट्रेशन करनी है या ऐड करना है, तो साइन ये फॉर्म फिल इन आपको अप्लाई करना पड़ेगा। यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉर्म फिल इंटरफेस स्टाइल आपको अप्लाई करना ही पड़ेगा। तो नो मैटर, अब आप देख लें कि एक एप्लीकेशन के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरफेस स्टाइल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को अप्लाई कर सकते हैं। ये लाजमी नहीं है कि आप एक एप्लीकेशन है वो फॉर्म फिल इंटरफेस स्टाइल के तहत ही सारी बनाएंगे, ऐसा कतई नहीं है। हाँ, अगर आपकी कुछ स्पेसिफिक ऐसी एप्लीकेशन है, फॉर एग्जांपल फॉर दैट एप्लीकेशन इज बीन यूज्ड फॉर डाटा एंट्री और रिट्रीवल पर्पस, फॉर एग्जांपल जिस तरह डाटा एंट्री ऑपरेटर वाले होते हैं वो फॉर्म डाटा डाल रहे होते हैं और उनको व्यू भी वो फॉर्म फिलिंग स्टाइल में हो रहा होता है, तो उनकी तरह की उस तरह की एप्लीकेशन फॉर्म फिल इंटरफेस स्टाइल है। मगर आप अगर कहें कि मैं एक एलएमएस पे काम कर रहा हूँ जिस तरह ये एमआईएस है, तो ये इसका पूरा जो लुक एंड फील है वो फॉर्म फिल इंटरफेस स्टाइल ऐसा कतई नहीं होगा, ठीक है। आपकी जो रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है या जो कोर्स की रजिस्ट्रेशन है, एम्प्लॉय की रजिस्ट्रेशन, उसका जो लेआउट स्टाइल है, उसमें जो प्रैक्टिस, उसमें जो नॉर्म्स कन्वेंशन है, वो फॉर्म फिल इंटरफेस स्टाइल के होंगे। बट उसमें जो और आपके जो मॉड्यूल फीचर्स हैं, मे बी वो मेन्यू बेस्ड इंटरफेस स्टाइल यूज कर रहे हो, मे बी वो पॉइंट एंड क्लिक बेस्ड कर रहे हो, तो इट डिपेंड अपॉन द एप्लीकेशन। बट फॉर्म फिल इंटरफेस स्टाइल की जो प्रैक्टिस है, ये याद रखिए, फॉर्म फिल इंटरफेस स्टाइल की जो प्रैक्टिस है वो आपकी किस तरह, जिस तरह कोई भी एप्लीकेशन है तो उसमें लाजमी ये एम्बेड किया जाता है, उसके अंदर आपकी लाजमी इसकी प्रैक्टिस को अप्लाई करते हैं। किस सेक्शन में? जहां पर आप साइन अप कर रहे हैं, साइन इन नहीं, रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, ये सारी चीजें तो ये हमेशा याद रखें। तो लोग कहते हैं कि जी हमें पता ही नहीं कि हम कहाँ से लेआउट लें, क्या करें। मैं आज देख रहा हूँ पार्टिसिपेंट्स की तादाद भी जरा देखता हूँ कि क्लास की तादाद 25 है, फिर कहाँ तक जाती है। और मैंने एक सिलसिला भी, एक्टिविटी भी शुरू कर दिया, और ये लेक्चर जो है जूम का, ये 40 मिनट्स का लेक्चर होता है, और उसके बाद ये जनरेट एंड हो जाता है। अगर आप लेक्चर दोबारा कंटिन्यू करते हैं तो आप दोबारा से भी इसको जनरेट कर देते हैं। तो हो सकता है कि कोई मैंने एक्टिविटी प्लान की हो, मैं आपको, लेक्चर का टाइम तो 4:30 है, तो
4:10 तक तो ये लेक्चर जाएगा, फिर हम इसको जनरेट करने वाले जनरेट करेंगे, मैं अपनी अगर कोई एक्टिविटी होगी वो मैं आपको ब्रीफ करूंगा। तो यू हैव टू स्टिक ऑन विद एलएस जो न्यू यूआरएल है, और ऑन योर ग्रुप ऑन योर टोज, ठीक है। तो अब मैं ऐसे ही करूंगा, क्योंकि ये आपके सिर्फ क्लास के साथ नहीं, ये बाकी सबके साथ भी मैंने टूल्स के साथ और एसपीएम के साथ ये सारी चीजें अब ऐसे करनी है और शुरू कर दी है मैंने। तो प्राइमरी फॉर डाटा एंट्री ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब ये देखिए, ये जो मैंने पॉइंट लिखे ये लोग छाप देते हैं, तो उसका नंबर अगर ये 5 नंबर का है तो मैं 2 नंबर से ऊपर नहीं किसी को दूंगा, 2 या 3। तो इनको एक्सप्लेन भी करना, अब एक एक चीज को मैं एक्सप्लेन करूंगा, जितनी एक्सप्लेनेशन दे सकता हूँ बगैर बोर्ड के या कोई चीज खास पर बंदा शो करता है। फॉर्म फिल इन फॉर डाटा एंट्री और डाटा रिट्रीवल एप्लीकेशन। जिस तरह मैंने पहले बताया कि अगर कुछ एप्लीकेशन की नेचर इस तरह की है कि आपने सिर्फ डाटा एंट्री करनी है, यानी फॉर्म फिल करना है, और डाटा रिट्रीव या व्यू करके सिर्फ फॉर्म फिलिंग स्टाइल में दिखना है, तो उस तरह की एप्लीकेशन ये फॉर्म फिल इंटरफेस स्टाइल होगा। तो होता भी यही है, जब आप साइन अप करते हैं और उसको एक व्यू करते हैं या एम्प्लॉय को रजिस्टर्ड करते हैं, ऐड करते हैं, जब उसको व्यू में भी लेते हैं तो व्यू भी इस तरह दिखाता है ग्रिड फॉर्मेट में, या उसका एक रिपोर्ट फॉर्मेट में, वो भी एक पेपर लाइक प्रेजेंटेशन फॉर्मेट होता है। तो प्राइमरी फॉर डाटा एंट्री पर्पसेस है, जहरी बात है, डाटा एंट्री आप एंटर कर रहे हो, और फिर रिट्रीवल पर्पस भी है, उसको भी शो किया जाता है। तो इंफॉर्मेशन जब डिस्प्ले की जाती है वो फॉर्म फिल स्टाइल में की जाती है, इस तरह फॉर्म फिल हो रहा है। तो एक चीज याद रखें, पेपर पे जो फॉर्म फिल करना है उस पे जो एट्रीब्यूट्स या जो भी आप समझ लें डाटा आपसे पूछा जा रहा है, उसकी इंफॉर्मेशन किसी और तरीके से शो की जाती है जब आप एक सॉफ्टवेयर में उसी फॉर्म को दिखाते हैं। ये भी प्रैक्टिस आपको टास्क बीच में मैं दूंगा कि एक फॉर्म या डिजाइन या कुछ मैं आपको बताऊंगा, उसको अपने लेआउट के तहत करना है। ये आज भी डिस्कस हुआ फॉर्म फिल इंटरफेस स्टाइल, तो वो देखते हैं तो उसकी डिपिक्शन कुछ डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें कि अगर आप एक मैनुअल एक फॉर्म फिल करें, जिस तरह आपके प्रोस्पेक्टस में होता है और फॉर्म दिया जाता है, वो आप लोग फिल करते हैं। ऑनलाइन भी ज़माना आ चुका है, ऑनलाइन भी फिल करके उसका प्रिंट लेके आप अपने पास, या आप मेल कर सकते हैं, जिस तरह भी आप पोस्ट कर सकते हैं। तो जदीद से जदीद भी हो गया, मगर फिर भी एक जो हार्ड कॉपी फॉर्मेट है वो भी इम्पोर्टेंट एक चीज़ प्ले कर रही होती है। अब क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर मैनुअल एक फॉर्म है, और आप ये देखिए कि मैनुअल फॉर्म में क्या होता है कि मैनुअल फॉर्म में ये होता है कि अगर आपने डिपार्टमेंट एक चूज करना है, तो मैनुअल फॉर्म आपका फिजिकल एक फॉर्म पड़ा होगा, उसमें सारे डिपार्टमेंट के नाम लिखे होंगे, वो एक लाइन में हो सकते हैं, वो ग्रिड में आगे पीछे नीचे हो सकते हैं। तो बॉक्सेस बने होंगे, आपको टिक करना पड़ेगा, ऐसे होता है। शिफ्ट भी आपको टिक करनी पड़ेगी। बट अगर आपने ये आप समझ लें, इन दो तीन पॉइंट्स की एग्जांपल से, माशाल्लाह 7 सेमेस्टर में बैठे हुए हैं, तो आपको आइडिया होगा कि मैं बात कहना चाह रहा हूँ कि जो फिजिकल एक चीज जब एक पेपर पे या किसी फॉर्म पे लेआउट पे किसी चीज पे दिखाते हैं, उसकी उसको किसी और तरीके से दिखाया जाता है। बट जब आप एक सॉफ्टवेयर पे एक स्क्रीन पे आप कोई चीज प्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसकी डिपिक्शन उस ऑब्जेक्ट की, उस रोल की, उस फीचर की, उस पॉइंट की, उस डाटा को हासिल करने के लिए जो भी चीज कोई आप शो कर रहे हैं, उसको डिपिक्शन डिफरेंट शो। तो जो अगर आप डिसिप्लिन अगर आप शो करेंगे चूज योर डिपार्टमेंट, तो वो एक कॉम्बो लिस्ट होगी। कॉम्बो लिस्ट होगी, जो ड्रॉप डाउन खुलेगा तो उसमें से जो यूजर वो टिक करेगा या सेलेक्ट करेगा, टिक तो नहीं करता, सेलेक्ट करेगा, तो ठीक, आप वो ऑटोमेटिकली उसमें सेव हो जाएगा। तो शिफ्ट को करेंगे तो वो रेडियो बटन हो सकते हैं, इसी तरह जेंडर है तो रेडियो बटन। तो बात आपको समझ आ गया। तो पेपर पर किसी और चीज से दिखाया जा सकता है। पेपर पे तो आप वो कंट्रोल या वो लिस्ट तो नहीं दिखा सकते ना, कि कॉम्बो लिस्ट आपने बनाई हुई है और आप उसको ड्रॉप डाउन कर, कैसे ड्रॉप डाउन करेगा? खुदा ही है उसको, उसके अंदर क्या वो पेपर के अंदर एनिमेटेड इफेक्ट हुआ है कि वो ड्रॉप डाउन करेगा, वो सॉफ्टवेयर के अंदर होता है। तो जो फॉर्म फिल इंटरफेस स्टाइल है उसका जो स्क्रीन जो भी स्क्रीन पे भी आप जो डाटा दिखाते हैं, जिस तरह प्लेस करते हैं, डेफिनेटली उसकी भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसकी भी डिपिक्शन जो आप शो कर रहे होते हैं, तो वो पेपर फॉर्मेट में कर रहे हैं। डाटा पुट इन रेलिवेंट प्लेस। हर जो भी सेक्शन है, सेक्शन मैं पहले समझा देता हूँ क्या चीज़ है, और फिर डाटा उसकी चीज़ क्या है। लेट्स से ये जो यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन का फॉर्म होता है, सबसे पहले वो पर्सनल इंफॉर्मेशन या स्टूडेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है, वो पर्सनल इंफॉर्मेशन की ग्रेड होती है। अब अगर आपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन अप्लाई करना है,
तो आपकी एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पहले वो आपसे पूछेंगे या आपसे आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन पहले पूछेंगे? डेफिनेटली आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपसे पहले पूछेंगे। एजुकेशन आपने क्या की है, क्या नहीं की, क्या मार्क्स है, वो नीचे आपसे पूछेंगे। अच्छा, इससे पहले भी एक चीज पूछेंगे, प्रोग्राम की इंफॉर्मेशन। ठीक है, वो हेडिंग ना भी हो प्रोग्राम की, मगर वो ऐसी इंडेक्सिंग ग्रिड बना दी जाती है, पैनल बेस पैनल बना लेते हैं या फ्रेम बना लेते हैं फॉर्म पे, क्योंकि फॉर्म का भी हेडर फुटर होता है। फॉर्म का भी एक मिड लेवल रूलर बना के, जिस तरह आप हाशिए बना के एक लेवल कर रहे थे, तो फॉर्म पे भी आपने किस सेक्शन में किस तरह करना है, आपने हॉरिजेंटल आपने दिखाना है या वर्टिकल दिखाना है, या टू कॉलम, जिस तरह आप रिसर्च पेपर लिखते हैं कि एक पेज पे 2 कॉलम आ जाए, जो ही कॉलम खत्म हो दूसरे पे दूसरे कॉलम पे आए। कॉलम एक पेज में मल्टीपल 2 कॉलम होता है, रिसर्च पेपर 3 कॉलम नहीं होता, 2 कॉलम होता है। ये जो आप देखते हैं ब्रोशर्स वगैरह बनते हैं, ये बेसिक आईटीसी की कोर्सेज में, या बच्चों को जो टूल्स की प्रैक्टिस होती है जिस एकेडमी इंस्टीट्यूशंस में जब आप लोग पढ़ाना शुरू करते हैं, तो ब्रोशर डिजाइन, पैनाफ्लेक्सिस, ये सारी चीजें। और तो वो ब्रोशर जो डिजाइनिंग है वो 2 कॉलम भी है, 3 कॉलम है, 3 कॉलम है, एक में आप पिक्चर डिटेल ये सारी चीजें शो कर रहे होते हैं। तो इस तरह ये सारी चीजें वर्ड में भी बन जाती है। तो पहले तो आपने ये देखना है कि मेजर सेक्शन या डाटा जो है, डाटा पुट इन रेलेवेंट प्लेस, पहले किस सेक्शन में आना है। ठीक है, डेफिनेटली अगर आपने एडमिशन अप्लाई करना है तो पर्सनल एडमिशन इंफॉर्मेशन होगी कि आपने किस प्रोग्राम के लिए, किस शिफ्ट के लिए, किस डिपार्टमेंट के लिए, किस सेमेस्टर के लिए आपने अप्लाई करना है। ठीक है, फॉल के लिए करना है, स्प्रिंग के लिए करना है, मॉर्निंग के लिए करना है, इवनिंग के लिए करना है, कौन से डिपार्टमेंट के लिए करना है, किस कैंपस के लिए करना है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है। सारी चीजें एट द टॉप ऑफ द फॉर्म होती है। फॉर्म का एडमिशन नंबर, फलाना नंबर, ये आपका काम नहीं, ऑफिस की कॉपी होती है। अब बात ये है कि ये सारी चीजें फिजिकली भी फॉर्म पे भी होती है, बट सॉफ्टवेयर पे भी इस तरह, बट उसकी रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट। उसके बाद सेक्शन जो कौन सा इंपॉर्टेंट है, कि सेक्शन पर्सनल इंफॉर्मेशन का आएगा। फिर उसके बाद आपके पास एजुकेशन का इंफॉर्मेशन आपसे पूछा जाएगा कि आपकी अपनी एजुकेशन क्या थी और क्या। फिर आपका कोई एक्सपीरियंस है तो वो सेक्शन आ जाएगा। फिर तो आपने डॉक्यूमेंट्स अटैच कर रहे हैं, अगर सॉफ्ट में है तो 2 डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच करने हैं, जो लाइक फॉर एग्जांपल आप बीएस के लिए अप्लाई करें तो उसके लिए प्री रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट आपकी मैट्रिक की मार्कशीट है, डेफिनेटली वन है, एक वो डॉक्यूमेंट है, और एक एफएससी की है। तो 2 डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, और वो डेफिनेटली वो आप स्कैन करके वो रखेंगे, और उसका भी एक साइज लिमिटेड है, वो चेक लगा लेते हैं, वो सारी चीजें अपलोड है। इसी तरह अगर ग्रेजुएशन है, मास्टर्स है, तो उसकी जो चेक्स ऑटोमेटिकली उतने ही ब्राउज अगर वो नहीं करेंगे तो डेफिनेटली उसका अपलोड नहीं किया हुआ, फिर उसकी वेरिफिकेशन। तो डिपेंड अपॉन ये सारा कुछ ऑटोमेट कर सकते हैं, सारी चीजें ये बना सकते हैं सब कुछ। तो फिर बात ये हुआ कि पुट इन रेलेवेंट प्लेस में, डाटा पुट इन रेलेवेंट प्लेस में मतलब अब पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। अब पर्सनल इन्फॉर्मेशन की मिसाल सेक्शनिंग आपने कर ली, मैं आपको बताया कि पहले तो एडमिशन इन्फॉर्मेशन होगी, फिर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, फिर एजुकेशन। तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट किस चीज के लिए कर रहे हैं, तो वो आप उसमें देखेंगे क्या पैटर्न है, किस तरह। अब पर्सनल इन्फॉर्मेशन है तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले जेंडर तो नहीं पूछा जाएगा, डेफिनेटली आपका नाम पूछा जाएगा, नाम पूछा जाएगा, फादर नेम पूछा जाएगा, एनआईसी पूछा जाएगा। अब एनआईसी में एम्बिग्यूटी है, नाम है, एनआईसी फादर का है, आपका है। अगर आपका है तो नेम के ऑपोजिट साइड पे पैरेलली टुवर्ड्स राइट साइड पे आप एनआईसी लिखे, ताकि पता लग सके कि इसका है। या तो फिर आप ऐसे लिखे कि नेम लिखे, एनआईसी लिखे हैं, तो ऑटोमेटिकली बताया कि नेम एनआईसी है, फिर फादर नेम आ रहा है तो फादर नेम उसके बाद आ रहा है। तो इट डिपेंड्स। फिर आपने किस तरह प्रोग्रेस करनी है, इसके बाद कौन सा सेक्शन इंपॉर्टेंट, मतलब कौन सी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। ये डाटा की बात हो रही है। ठीक है, अभी आपका नाम, फादर नेम, नेशनलिटी पूछी, एनआईसी पूछा, एड्रेस आ जाए, इसी तरह फिर जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीजें आना शुरू हो जाती है। ईमेल, शीमेल, टेलीफोन कॉन्टैक्ट, ये नीचे लेवल पे आ जाता है। तो बेसिकली इसको फिर शो कैसे करना है, वो डेफिनेटली वेज है। राइट जस्टिफिकेशन करनी है, लेफ्ट साइड पे जस्टिफाई करना है। फॉर्म के लेआउट्स का भी एक तरीका कार है। अगर आप दैट्स वाई मैं कहता हूँ कि आप पोर्टल्स को ज्वाइन करें, पाकिस्तान के नहीं अब्रॉड के पोर्टल्स भी ज्वाइन करें। लाइक मैंने बताया गल्फ टैलेंट है, बेट BAYT बेट.com, और गल्फ जो है ये पूरे सऊदीया और इसको इसको पूरा डील करता है, और बेट जो है ये पूरे गल्फ को भी और दुबई और ये सारी चीजें और बाहर के मालिक को भी डील करता है। तो और इस तरह के पोर्टल, पाकिस्तानी पोर्टल भी ज्वाइन करें, उसका भी आपका आइडिया कि कैसे रजिस्ट्रेशन है, साइन अप कैसे फॉर्म है,
आपको वहां से आइडिया होगा कैसे सीवी अपलोड करनी है, कैसे सर्चिंग है, उसकी क्या एट्रीब्यूट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ये यहाँ से आपको आइडियाज मिलते हैं। सिस्टम को एक्सप्लोर करें, देखें, ज्वाइन करें, उनको मेंबर बने, उनके देखें लेआउट कैसे हैं, उनके से डाटा कैप, उससे आइडिया ले, छापे ना मारे, आइडिया ले, कैप्चर करें। तो ये टेक्निक्स होती हैं आइडिया लेने की, कैप्चर करने की। तो लोग कहते हैं हमें पता ही नहीं लेआउट क्या है, कैसे, तो भाई देखिए ना बेस्ट स्टैंडर्ड क्या है, किस तरीके से प्रेजेंट की जा रही है, उसके लेआउट क्या है, ये सारी चीजें। तो मीनिंगफुल टाइटल होने चाहिए फॉर्म के, मीनिंगफुल लेबल भी होनी चाहिए, जो लेबल आप नाम रख रहे हैं उसका नेम भी बड़ा एक स्पेसिफिक होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट है। कॉम्प्रिहेंसिव इंस्ट्रक्शंस मींस कि फॉर्म को फिल आउट करने की इंस्ट्रक्शन अगर आपने देनी है, कोई अगर आपने चेक्स वैलिडेशन लगाई हुई है, उसके साथ साथ हर जिस जगह चेक्स वैलिडेशन अगर वो वॉल्यूशन कर रहा है तो साथ साथ उसकी इंस्ट्रक्शन या साथ साथ जो अगर वॉल्यूशन है तो वो भी वहाँ पर साथ आइडेंटिफाई होनी चाहिए। ये लॉजिकल ग्रुपिंग और सीक्वेंसिंग ऑफ फील्ड की मैं बात कर रहा था कि सीक्वेंसिंग ऑफ फील्ड्स जो आपकी जो भी आपका मेजर सेक्शंस हैं वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब लॉजिकल ग्रुपिंग क्या है, लेट से मिसाल देता हूँ कि आपके पास लेट से किसी तरह की भी कोई भी इंफॉर्मेशन है, फॉर एग्जांपल मैं विजुअली आप इसको अगर आप फील करें कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, लाइक सर्कल एक ऑब्जेक्ट है, एक स्मॉल सर्कल है, फिर ट्रायंगल है, एक 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 मिनी ट्रायंगल है, स्क्वायर बॉक्सेस हैं, बड़े स्क्वायर बॉक्सेस हैं, डिफरेंट स्क्वायर बॉक्स, ये सिक्स हो गए, और एक तरफ कोई डिफरेंट शेप ज्योमेट्रिकल आप समझ लें पैरेललोग्राम की एक है, कुछ भी इंफॉर्मेशन हो सकती है, कोई टेक्सचुअल ऑडियो वगैरह कुछ भी हो सकती है। अब आपने ग्रुपिंग ये करनी है कि कौन कौन सी इंफॉर्मेशन इसमें आपस में मैच हो रही है। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह 1 और 2 है वो आपस में एक ग्रुप हो रहा है, 3 और 4 है वो ग्रुप हो रहा है, जो ट्राइंगल और स्मॉल ट्राइंगल है, वो कुछ भी इंफॉर्मेशन उससे एसोसिएट हो सकती है। और इसको अपने मैप मतलब देखना है कि जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है आप सिस्टम में या फीचर्स हैं, किस किस को किस चीज के साथ एम्बेड करना है, किसको किसके साथ एक टैगिंग करना है। 1 2 की ग्रुपिंग होगी, 3 4 की ग्रुपिंग होगी, 5 और 6 की ग्रुपिंग होगी, ये 7 है, ये डिफरेंट है, पैरेललोग्राम कोई शेप है, कुछ भी है, वो इमेज है, ऑडियो है, कोई टेक्स्ट है, कुछ भी information। क्या पता वो सबसे इंपॉर्टेंट हो, ये डिपेंड्स है उसको कहाँ प्लेस कर रहा है, या लीस्ट इंपॉर्टेंट है उसको कहीं नीचे एक साइड पे प्लेस करना है जहाँ जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जो इम्पोर्टेंट है वो कहाँ सेंटर में रखना है, या स्टार्ट में एक ऐसे सेक्शन राइट साइड पे रखना है तो जहाँ पर नजर जाती है हर बंदे की, विजुअली उसकी एक लेआउट चेंज करना है। तो इट डिपेंड्स के लॉजिकल ग्रुपिंग का मतलब ये है कि ग्रुप एलिमेंट्स टुगेदर जो कुछ मिलते जुलते हैं वो एक कहलाता है। फॉर एग्जांपल अगर आप एक वेबसाइट बना रहे हैं जिसमें आप कुछ प्रोग्राम्स की डिटेल दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर साइंस है, तो कंप्यूटर साइंस को अगर आपने थीम से एक रिप्रेजेंट किया है, कलर से प्रेजेंट किया, ये मैंने अगर आपको याद हो विजुअल परसेप्शन में भी हम चीजें डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें बीएस प्रोग्राम है, एमएस प्रोग्राम है, पीएचडी प्रोग्राम्स हैं। तो आपने बीएस प्रोग्राम है, बीएस में अब आप देखें कि अब हमारे पास सॉफ्टवेयर की स्पेशलाइजेशन पहले थी, मगर अब हम सॉफ्टवेयर की स्ट्रीम एक अलग से सॉफ्टवेयर की स्पेशलाइजेशन की एक अलग से हमने अप्रूव कराया, और जो नेक्स्ट सेमेस्टर है फॉल 2020 खैर से, और उसमें हम बीएस स्पेशलाइजेशन इन सॉफ्टवेयर सिस्टम्स में या सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात हो रही है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम स्पेशलाइजेशन एक उसमें प्रोग्राम हमारा अप्रूव हो चुका है, वो लॉन्च कर रहे हैं हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो इसी तरह वक्त के साथ साथ हम और भी प्रोग्राम्स पाइपलाइन में लगे हुए हैं, एमएस में हम एआई में और डिफरेंट डेटा माइनिंग और इन चीज़ों में अगर हम भी लॉन्च करेंगे एमएस की स्पेशलाइजेशन साथ साथ, ताकि लोगों को इंटरेस्ट हो के सॉफ्टवेयर में भी है, नेटवर्क्स में है, एआई में है, डेटा माइनिंग में हमारे पास एक्सपर्ट्स भी हैं, तो हम उससे रिलेटेड जो है ना वो भी सारी चीज़ें शुरू करेंगे। अच्छा जी, और फिर क्या हुआ कि लॉजिकल ग्रुपिंग की बात होगी, जो ऑप्शनल है, जो कंपलसरी होते हैं या मैंडेटरी होते हैं, वो आप देखिए वो स्टैरिक लगाया होता है, और वो साइट पे आपने डेफिनेटली साइन अप किए होंगे, फॉर्म्स बनाए होंगे, आप गूगल पे फेसबुक पे बनाते हैं तो वो देखिए स्टैरिक लिखा होता है, उस साइट पे मैंडेटरी लिखा होता है। तो जहाँ जहाँ स्टैरिक है तो इट मीन्स वो कंपलसरी मैंडेटरी सॉरी मैंडेटरी है, बाकी ऑप्शनल है।
तो आपने जो मैंडेटरी जो है उसको स्टैटिक लगा ले कि ये मस्ट फील्ड है, बाकी जो ऑप्शन है उसको लोग ब्लैंक कर सकते हैं। इट मीन्स जो मैंडेटरी है, और अगर वो उस पे इंफॉर्मेशन नहीं रखता तो आपने वो उस पे वैलिडेशन चेक्स मस्ट लगाने हैं, जो यानी डेटाबेसेस में इट कैन बी दैट फील्ड कैन नॉट बी अ नल वैल्यू। कुछ फील्ड जो एट्रीब्यूट्स हैं वो नल वैल्यू हो सकते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो एट्रीब्यूट जो नॉट नल होंगे, यानी उसमें नल वैल्यू नहीं हो सकती, उसमें मस्ट वैल्यू आपने फिर चेक्स भी लगाए हो। तो लेबल फील्ड वेरिएबल कंसिस्टेंट टर्मिनोलॉजी एब्रीविएशंस प्रॉपर्ली एब्रीविएट, अगर कोई टर्म्स है या कोई इंस्ट्रक्शन आपने यूज कर रहे हैं या एब्रीविएशन यूज कर रहे हैं फॉर्म में कोई टर्म्स की, वो प्रॉपर करें। विजिबल स्पेस एंड बाउंड्रीज फॉर डाटा एंट्री फील्ड, इसका मतलब होता है, अब ये काश वो यहाँ से मुझे नजर आ जाता है जो जो स्टूडेंट जा रहे हैं जबार साहब 5-10 मिनट एंट्री लगाते हैं और गायब हो जाते हैं, ठीक है, ऐसे लोग खुद पेनलाइज्ड होंगे, और जो स्टूडेंट आ रहे हैं जा रहे हैं तो वो खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। और मैंने आपको बताया 4:30 बजे तक आपने ग्रुप के साथ एलएमएस के साथ जुड़े रहना है, कोई भी एक्टिविटी कुछ भी हो सकती है जब तक क्लास का टाइम खत्म ना हो जाए। ओके जी। विजिबल स्पेस का मतलब ये होता है कि लाजमी नहीं है कि पूरा फॉर्म या फिल करके भर दे, उसमें कोई जगह ही नहीं छोड़े। तो आपने हेडर फुटर में, और फिर जो अगर आपने टॉप और बॉटम अगर आपने वर्टिकली अलाइनमेंट टू फेज टू साइड्स पे की हुई है, डाटा प्लेसमेंट की हुई है, तो वो लाजमी आप जो है उसमें एक फ्री स्पेस प्रोवाइड करें, सो दैट यूज़र को कंजेस्टेड फील ना हो, यूज़र कंफ्यूज ना, बाज़ ऐसा होता है। तो आप देखिए कि अगर ये स्लाइड्स भी अगर होती हैं तो इनमें भी अगर स्लाइड में तज्जिया करें कुछ स्लाइड्स में, तो ये बिल्कुल फुली ओवरलैप नहीं है, इसमें स्पेसिस भी आपको राइट लेफ्ट और टॉप बॉटम सब पे नज़र आ रही होती है। अगर मैं फुली इसको फिल कर दूं जिस तरह आप वो अपनी प्रेजेंटेशन बनाते हैं, ये तो बुलेट पॉइंट्स हैं, प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो खुलासा पूरा छाप देते हैं पैराग्राफ, तो उसको रीडिंग शुरू कर देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और फिर आगे ज़रा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि गुड डिज़ाइन और करेक्शन फैसिलिटीज़। तो ये वैलिडेशंस और चेक्स आपने मस्ट लगाने होते हैं, क्योंकि डाटा एंट्री का है और डाटा एंट्री पर्पस का मकसद ही यही होता है कि अगर वो कोई फील्ड जो मैंडेटरी था मस्त था वो यूज़र छोड़ गया है कोई भी यूज़र, तो वो वहाँ पर चेक वैलिडेशन लगे हों और वहाँ पर उसको नोटिफाई करे। और बाज़ में ऐसा होता है कि फॉर्म आप सबमिट करते हैं और वो जो मिसिंग हो वो रह जाती है और ब्लैंक हो जाता है फॉर्म, तो फॉर्म उसी तरह रहे और जो मिसिंग है वहाँ पर वो उसको हाईलाइट कर दे कि ये फील्ड मिसिंग है। या तो आप खुद प्रोग्रामिंग करें या स्क्रिप्टिंग पीएचपी, दैट्स व्हाई पीएचपी में लोग प्रेफर करेंगे, पीएचपी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, आप डेफिनेटली वेब पढ़ चुके हैं तो उसमें बिल्ट इन स्क्रिप्ट यूज करते हैं, तो आपको फिर पता भी होना चाहिए। मगर डॉट नेट वगैरह या उसमें खुद वैलिडेशन या आपको अप्लाई करनी पड़ती है। तो फॉर्म का जो है इस तरह का ये सीन है, तो इसकी भी कोई प्रैक्टिस के लिए अपकमिंग लेक्चर्स में या टास्क में जब भी भी है मैं शेयर कर दूंगा कि उसमें से या तो आपको पहले करेक्शन फॉर्म की बताएंगे और उसको फिर सॉफ्टवेयर में थोड़ा सा डिज़ाइन करके उस पर डाटा लेके और उसमें वैलिडेशन चेक्स लगा के नीचे व्यू में भी डाटा दिखाएं, तो वो आप उसकी एक असाइनमेंट जो है बना के उसकी वीडियो भी आप एक जनरेट करेंगे, पहले अपने आप पे वीडियो सामने अपना तारुफ कराएंगे कि मेरा नाम ये है, अपने आप को शो कराएंगे और उसकी फिर वीडियो आप फॉर्म की जो बनाई होगी डेफिनेटली रन ही होगा, तो उस पर आप उसको कैसे आपने चेक्स लगाए वैलिडेशन उसको अप्लाई करके दिखा रहे होंगे, तो वो भी टास्क आपको बता दी जाएगी कि कैसे करनी है और क्या क्या करना है, हिसाब किताब है आपको मिल जाएगी। ओके, दिस इज फॉर्म फिल इंटरफेस स्टाइल। आप देखें कि इम्पोर्टेंट चीज़ है उसका सीक्वेंसिंग, उसकी लेबलिंग, उसकी ग्रुपिंग कि किस इंफॉर्मेशन को पहले होना है, किसको नहीं होना, किसको बाद में होना है, फिर उस ग्रुप के अंदर भी हर इंफॉर्मेशन हर फील्ड को भी उसकी सीक्वेंसिंग देखनी है, फिर उसको प्लेस कैसे करना है। फिर जो फॉर्म देखते हैं एक सिंपल सा फॉर्म है कि बिल्कुल वर्टिकली नीचे ही पूरा लंबा चौड़ा फॉर्म है, अब वो ज़माना नहीं है कि आप बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं तो आप पूरा फॉर्म एक लंबा
लेंथी फॉर्म को बाज़ ब्रेक किया जाता है डिफरेंट सेक्शन ग्रिडिंग में। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, ऊपर टैब बना सकते हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन का टैब ऊपर हो। और डेफिनिटली मैं टर्म्स टेक्निकल यूज़ कर रहा हूँ, टैबिंग आपको पता लग रही होगी। पर्सनल इन्फॉर्मेशन का फॉर्म है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन ग्रिड है, जो ही नेक्स्ट करेंगे वो सेव होती जाएगी और वो नेक्स्ट उसकी एजुकेशन, उसकी क्वालिफिकेशन इस तरह भी बढ़ता जाता है। तो अगर क्वालिफिकेशन ऐड करते हैं तो क्वालिफिकेशन में भी फिर आप ग्रेडिंग ऐड कर सकते हैं कि और ग्रेड डाल दें और ग्रेड डाल दें। अब देखें कि एक चीज़ समझानी है कि आपने एजुकेशन के मार्क्स जाने, तो अगर जो मैनुअल जो फॉर्म होता है, फिजिकली जो फॉर्म होता है, उस पर आप देखें एक टेबल बना होता है। ये बात याद रखना, टेबल बना होता है जो फिजिकल फॉर्म होता है कि ऐसे मैट्रिक के मार्क्स कितने हैं, टोटल कितने थे, परसेंटेज, ग्रेड क्या है। भाई जो फिजिकल या आपके पास फिजिकल फॉर्म होता है उस पर आप इस तरह तो नहीं शो कर। डेफिनेटली एक क्वालिफिकेशन का एक सेक्शन बनाएंगे, उसके अंदर आप एक कॉम्बो लिस्ट बनाएंगे, उसका लेबल लिखेंगे, सेलेक्ट डिग्री। ठीक है, डिग्री में अब डिफरेंट डिग्री आ रही होगी, मैट्रिकुलेशन, इंटरमीडिएट है, बैचलर्स है, मास्टर्स है, पीएचडी है, एमएस है, पीएचडी इस लेवल पे आ रही होगी। तो जो ही वो सिलेक्ट करेगा तो नीचे उसके उसके रेलेवेंट, उससे एसोसिएटेड उसकी आ जाएगी कि टोटल मार्क्स कितने थे और आई ऑब्टेन्ड कितने आए। और या तो आपने वो कैलकुलेशन लगाई हुई, जो ही वो लिखा ऑटोमेटिक उसकी वो परसेंटेज और ग्रेड भी सामने शो कर दिया। ठीक है, तो ये भी एक चीज़ होती है ऑटोमेटिक, और वो सेव हो जाती है। जो ही वो नेक्स्ट को वो ऐड करता है, नेक्स्ट डिग्री, तो वो फिर उसके पूछता है नेक्स्ट डिग्री लेवल क्या है, तो वो ग्रिड में से आप लिस्ट में से भी आप रिमूव कर सकते हो। बेशुमार टेक्निक है आप उसको शो करने की। तो ये मैं समझाना ये चाह रहा था कि जो फिजिकल एक फॉर्म होता है, उसी तरह को सामने इस तरह नहीं दिखाया जाता। वो मैंने आपको वो मिसाल दी थी कि मिसाल ये दी थी कि फॉर एग्जांपल अगर आपने प्रोग्राम सेलेक्ट करना है, तो एक जो फॉर्म बना हुआ है तो उस पे तो चेक बॉक्सेस होंगे और प्रोग्राम्स के नाम होंगे, बट सॉफ्टवेयर में वो थोड़ी स्पेस लेगा और एक कॉम्बो लिस्ट या चेक लिस्ट पर नीचे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बन जाएगी, जिसको आप कह सकते हैं कि एक मेन्यू, ड्रॉप डाउन मेन्यू बन जाएगा और लिखा होगा कि सिलेक्ट योर डिग्री। तो 6 डिग्री आ रही है, जिसको वो सिलेक्ट करेगा तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो जब फिजिकली से हट के आप सॉफ्टवेयर में एक फॉर्म को, एक लेआउट को डिजाइन करते हैं, तो वो लेस स्पेस क्रिएट करता है और उसमें डिफरेंट तरीके से शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये बात इंपॉर्टेंट है। तो अभी जो है थोड़ा सा टाइम जो है वो मेन्यू बेस को दे देंगे, और फिर 10 मिनट इस लेक्चर के एंड में है। और मेन्यू बेस को भी डिस्कस थोड़ा सा कर लेते हैं। वो आज तो कंप्लीट नहीं होगा, बट मेन्यू में डिफरेंट चीज़ें भी बतानी और समझाने वाली हैं। बट थोड़ा सा ज़रा मेन्यू को हम इसको डिस्कस करना चाहते हैं। अभी लेक्चर 30 मिनट के अप्रॉक्सीमेटली 40 मिनट के करीब करीब लेक्चर को हम एंड करेंगे 38-39 मिनट्स में, ताकि उसके करीब, और फिर कोई एक्टिविटी अगर है तो वो वेट करना पड़ेगा, नहीं है तो दुआ करें। Okay जी, then we have menu-based interface style, और menu-based interface styles is being used for desktop application also and for web-based application, for smartphone application। तो ये ऐसा एक layout interface style layout है जो हर तरह की application के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं, और डेफिनेटली अपने menus में मेन्यूज को इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो डेस्कटॉप जो एप्लीकेशन होती है वो ज्यादातर या मेन्यू बेस्ड होती है, या आपकी विंडोज आइकन, मेन्यू पॉइंटर्स, वेब इंटरफेस एक स्टाइल होता है, और वेब इंटरफेस स्टाइल को यूज किया जाता है अगर आपने विंडोज में भी काम करना है, आइकन्स में, और पॉइंटर्स का भी इस्तेमाल करना है। अगर आपको सिर्फ पर मेन्यू बेस्ड करना है तो मेन्यू को यूज करेंगे। डिफरेंट ऑप्शंस डिस्प्लेड होती हैं, यू हैव टू सेलेक्ट बाय योर माउस एंड योर फ्रॉम कीबोर्ड, फ्रॉम एनी जो आपने कीज असाइन की है, अगर उसे सिलेक्ट करनी है अल्फाबेटिकली, अब उसको सिलेक्ट करते हैं। उससे उससे जो एसोसिएटेड फंक्शनैलिटी होती है वो आप उसको फिर देखिए। फॉर एग्जांपल आपको, आपने मेन्यूज डेफिनेटली इस्तेमाल किए हैं, ये टेक एन एग्जांपल ऑफ वर्ड, पावर पॉइंट, ये जितने भी टूल यूज कर रहे हैं तो ये मेन्यू बेस्ड है। अब के जी हमें बना ये इस कैसे करें, क्या करें, तो यू हैव द बेस्ट एग्जांपल, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस दुनिया में प्रोडक्ट यूज की जा रही है, उनके लेआउट्स कैसे हैं, उनके फॉर्म्स कैसे बने हुए हैं, उनके मेन्यूज कैसे बने, उनके डायलॉग बॉक्सेस कैसे बने हुए, और कैसे उनकी एक लेबलिंग, या एक जब एक फॉर्म खुलता है तो वो कैसे उसकी लेबलिंग की सारी चीज़, तो आपके पास तो इतनी गाइडेंस में मौजूद है कि कैसे लेआउट बनाना है, कैसे उसको शो करना है, तो वो लेआउट
तो आप सिर्फ एक्सप्लोर नहीं करते, आप तवज्जो नहीं देते, आप पढ़ते नहीं, आप ध्यान नहीं देते, बस आपको ये चाहिए होता है कि बस ये अच्छा है, तो ये मुझे बस बनी बनाई कोई चीज़ मिल जाए, कोई दे दे, वो पकड़े जाएँगे। अगर आप फॉर्म में आप कोई डेमो देंगे या कुछ देंगे, जो भी लेट्स से अगर जिस तरीके से, तो मैं अगर उसमें कोई चेंज रिक्वेस्ट करूँगा, अगर वो इंडिविजुअली अगर मैं इसको रिक्वेस्ट करूँगा और मैं उसकी हेवी वेटेज 5 4% 5% रख देता हूँ, लेट्स से 3% रख देता हूँ, 3%, तो इंडिविजुअली एक-एक बंदे को मैं उसको कहता हूँ, लेट्स से आप ये डेमो देते जाएँ अपना लाइव, तो मैं उसकी चेंज रिक्वेस्ट करूँगा और वो चेंज अगर नहीं टैकल कर सके या उसको नहीं बता सके, तो इट मीन्स कि कॉपी पेस्ट है। नेट से उठा या किसी दोस्त से ले लिया, एडिट कर लिया, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए हेल्प ले, बट वो हेल्प आनी भी चाहिए। वो हेल्प पता भी होनी चाहिए कि क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है, ठीक है? तो ईज़ियर टू यूज़ है। ये मेन्यू बेस इज़ वेरी ईज़ियर टू यूज़, बेस्ट यूज़ फॉर द एक्सपर्ट यूज़र, बेस्ट यूज़ फॉर द नोविस यूज़र। ठीक है, मैंने बात की है कि जब भी आप एक सॉफ्टवेयर के डिज़ाइन करें, डिज़ाइन का मतलब है उसका लेआउट की बात होती है, उसके इंटरफेसेस की बात होती है। तो जब भी डिज़ाइन करेंगे, तो आपने डिज़ाइन करते हुए सोचना है कि एक नोविस, एक जिसको थोड़ा बहुत पता है, थोड़ा बहुत फीचर्स के बारे बारे पता है, जो बिगिनर उसको तो कुछ पता ही नहीं ना। वो ट्यूटोरियल लेगा, वो हेल्प लेगा, वो तो फिर सीखेगा। ये नहीं कि जो नॉविस है वो भी नहीं सीखेगा। एक्सपर्ट भी तो में काम करना शुरू किया, हमने भी पढ़ना शुरू किया, हमने भी पढ़ाना शुरू किया, हमने भी टीचरों से गाइडेंस लेना शुरू की, समझना शुरू किया, खुद से अपना सेल्फ स्टडी करना शुरू किया, खुद से लेक्चर, ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। वो कहते हैं ना, देयर देयर इज़ ऑलवेज़ देयर ऑलवेज़ अ स्टार्ट और यू हैव टू डू इट। कहते हैं ना, फर्स्ट टाइम तो फिर ये मसले मसाइल होते ही हैं, परेशानी होती है, तो वंस यू गेट यूज्ड टू फिर आसान हो जाता है। फिर इस तरह जो मेहनत करने के आदी होते हैं, वो फिर एफर्ट करते रहते हैं और उनको फिर बड़ी सक्सेस मिलती है। मेहनत करने के आदी नहीं होती, जब उनको कुछ करना पड़ जाता है तो फिर वो तकलीफ में होते हैं, तो यार ये क्या हो गया, ये क्यों कर रहा है, ये बंदा क्यों इस तरह नहीं कर रहा, तो ये ख्याल करना। तो वेरी इजी टू यूज, क्योंकि इजीली सिंपल मेन्यू से नेविगेट करना है। अब मेन्यू की टाइप्स है, क्या होते हैं मेन्यू की रिप्रेजेंटेशन कैसे है, ये हम नेक्स्ट टाइम भी इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे। रिलाय और रिकग्निशन, एक रिकॉल होता है और एक रिकग्नाइज होता है। रिकग्निशन पैटर्न मैचिंग होता है, जब आप मेन्यूज में फीचर्स को दिखाते हैं, ऑप्शंस को दिखाते हैं, तो वो याद होते हैं। और अगर आप ये देखें कि हमने ऑफिस इतनी दफ़ा या पावर पॉइंट, ये जो जो आप टूल यूज़ कर रहे हैं या आप अपने बिल्डर यूज़ कर रहे हैं, जो कोडिंग के बिल्डर्स हैं, डेवलपर्स हैं, डेवलपमेंट साइड के लिए टूल्स जो हैं, जिसको जितना आप इस्तेमाल करेंगे, आपको मेन्यूज और उनकी सब ऑप्शन याद हो जाती है कि कौन सी ऑप्शन किस मेन्यू पे किस जगह है, आप ठक करके उस तक पहुंच जाते हैं। ये है रिलाय ऑन रिकग्निशन। हमें ये याद है कि ऑफिस में फाइल मेन्यू जो खुलता है, उसमें न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, प्रिंट, सारी चीजें हैं। एडिट खोलते हैं, कट, कॉपी पेस्ट, अनडू, रीडू, टूल्स खोलते हैं, तो वो जितना प्रैक्टिस, जितनी फ्रिक्वेंटली आप करते हैं, यूजर ऐसा जिस तरह दिखाई जा रही है उसको ऑप्शन, जिस सीक्वेंस पे दिखाई जा रही है, कि जिस तरह कंट्रोल फीचर्स दिखाए जा रहे हैं, मैं याद करें कॉन्सेप्चुअल मॉडल की बात करता। कॉन्सेप्चुअल मॉडल तो यूजर के माइंड पॉइंट ऑफ व्यू से भी आता है। नेचुरल मैपिंग कैसे कंट्रोल है, उसका बिहेवियर रिस्पॉन्स कैसे है। अब नेविगेशन आप दिखा रहे हैं पेजेस की, मगर वो दूसरे पेजेस से आप अगले पेजेस पे जा नहीं पा रहे, दूसरे पेजेस से पिछले पेज पे जा नहीं पा रहे, आप वो होम पे जाके फिर आप ऐसे नहीं होगा। तो रिलाय ऑन रिकग्निशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मेन्यूज में जिस तरह आप फीचर्स या टास्क या ऑप्शंस को दिखाते हैं, और वो अगर हर पेज पे भी मेन्यूज आपको उसी तरह ही मिल रहे हैं, जिस तरह आप सीएसएस स्टाइल यूज करें, कैस्केडेड स्टाइल शीट्स यूज कर रहे हैं, स्टाइल शीट्स अगर यूज कर रहे हैं, सॉरी, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मेन्यूज में डेफिनेटली इंटीग्रेटेड विद सिस्टम फंक्शनैलिटी भी होता है, और जो भी उसके अंदर ऑप्शन है। तो इंशाल्लाह हम यहाँ से अपना लेक्चर दोबारा शुरू करेंगे नेक्स्ट वीक, और यहाँ पर मैं लेक्चर एंड करता हूँ 37-38 मिनट से, क्योंकि 40 मिनट्स होते साथ ही खुद ही वो ऑफ हो जाता है। तो जो आपके सीआर हैं वो भी ये लेक्चर जनरेट कर देते हैं और इसको गूगल ड्राइव पे शेयर कर देंगे, और लेट्स सी कि, क्योंकि कुछ लेक्चर्स मेरे वो लेंथी है, तो इंशाल्लाह वो फिर बाज़ औक़ात जिस तरह नेक्स्ट टाइम में आपके इवनिंग में तो 1.5 आवर्स
1.5 घंटे के लेक्चर होते हैं, मगर आपके लेक्चर डिस्ट्रीब्यूशन एक लेक्चर 2 घंटे का और एक घंटे का है। तो जो 2 घंटे के अप्रोक्सीमेटली कम अज़ कम उसमें 90 मिनट्स यानी 40 के 2 सेशन अप्रोक्सीमेटली इतने होने चाहिए। और तो बाकी डिस्कशन के लिए और एक्टिविटी के लिए भी होता है। ठीक है, मैं यहाँ पर लेक्चर एंड कर रहा हूँ, जनरेट कर रहा हूँ, CR भी जनरेट कर रहे हैं। थैंक यू एंड वेट फॉर सम रिस्पॉन्स ऑन द कॉल। थैंक यू वेरी मच।